जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। देखिए सिलेबस ये है और सिलेबस में आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ना है। ठीक। बाकी ये हम लोग और चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने आपका ये चित्रकला के 6 अंक कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ और तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपके साथ सामने थ्योरी है, पूरा विस्तार से है ये चीज़ें सारी। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, आलमगीरपुर, सुरकोटदोर, कोडदीजी, चंदहुदड़ो और तुरकोटदा। तो कुल मिला के ये 10 प्रमुख नगर रहे हैं और ये आपको इस चित्र में आसानी से दिख सकते हैं। आपको इस चित्र में आसानी से ये चीज़ें दिख सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रावी नदी है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, अब आपको चीज़ें शायद थोड़ा बेहतरीन दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। यहीं पे आप देख रहे हैं सिंधु। सिंधु नदी के तट पे आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा है। और यहाँ पे सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है और ये बालाकोट पाकिस्तान में है। और इधर आप देखेंगे तो ढोलावीरा और यहाँ पे सुतकांगेडोर, रंगपुर, राजदी। और यहाँ पे आएंगे आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा आलमगीरपुर, राखीगढ़ी और बनवाली, कालीबंगा। और आपको यहाँ पे बालू, रोपड़, मांड। तो इस तरीके से आपको प्रमुख नगर दिख रहे हैं जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित हैं और ये विभिन्न नदियों के तट पे स्थित हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, तो इसका जवाब होगा रावी नदी। ऑप्शन में सिंधु नदी आएगा, जो कि गलत जवाब है। सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो है। और हमको इस चैप्टर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ से प्राप्त कुछ मनके हैं, कुछ मुहरे हैं, कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जैसे कि मूर्तियाँ हैं, वो चाहे नर्तकी की मूर्ति हो या पशुपतिनाथ की मूर्ति हो या आपका मातृदेवी की मूर्ति हो। इस तरीके से कई मूर्तियाँ भी मिली हैं और आपको कई मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है चीज़ें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने देखा कि कौन से देश में कौन कौन से नगर स्थित हैं। जैसे कि आपको हड़प्पा में दिखता है, पंजाब मतलब पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ पे है हड़प्पा आपका। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है। लोथल आपका भारत गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बनवाली आपका हरियाणा में है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी नगर है, वो उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर पश्चिमी नगर है और ये पाकिस्तान में है। कोडदीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो ये पाकिस्तान में है और सुरकोटदा आपका गुजरात भारत में है। आपको 10 प्रमुख नगर दिख रहे हैं, लेकिन 10 का अध्ययन नहीं करना है, कुल मिला के 2 का अध्ययन करना है। एक दो चीजें और आपको दिखेंगी, उनके बारे में भी विस्तार से हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपके सामने दिख रहा है मनका। मनका आपका 2 प्रकार का होता है, एक चित्रित, दूसरा साधारण। चित्रित में आप देखेंगे ये भी 2 प्रकार के होते हैं और इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं।
आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। मोटे तौर पर दो प्रकार मृदभाण को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सादे मृदभाण, दूसरा है चित्रित मृदभाण। चित्रित मृदभाण को लाल व काले मृदभाणों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें इनको रंगने के लिए इनकी पृष्ठभूमि लाल रंग में होती है और इनमें जो चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग की जाती है, वो आपका काले रंग के चमकदार पेंट से किया जाता है, डिजाइन बनाई जाती थी इसमें। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकांश मृदभाणों को चाक से बनाया जाता है। चाक, ये चौक नहीं है, चाक होना चाहिए। चाक से बनाया जाता था और जो चाक से बनाए जाते थे उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी और इनके तीन प्रकार के प्रमुख उपयोग हैं। जब साधारण मृदभाण होता था, साधारण मृदभाण का उपयोग अनाज और पानी के भंडारण में किया जाता था, अर्थात इनका उपयोग घरेलू प्रयोजन में किया जाता था। लेकिन जो छोटे मृदभाण होते थे उनको सजावटी के लिए, घर में सजाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे मृदभाण भी मिले हैं जो बड़े हैं, उनमें दो प्रकार के छेद पाए जाते हैं, एक नीचे की तरफ और साइड में। इनका उपयोग ज्यादातर शराब को उलटने में किया जाता था। आपको ये मृदभाण दिख रहा है। मृदभाण का एक ही प्रकार इसमें दिख रहा है, ये चित्रित है और इसमें देख रहे हैं आपकी लाल रंग का पृष्ठभूमि है और काले रंग से इसमें आकृतियां बनाई गई हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। ये आपका धौलावीरा से प्राप्त कुछ आकृतियां हैं, इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अच्छा हाँ, हम आपको बता दें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है कि 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये टाइम पीरियड आपका मानते हैं विद्वान 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए कई किताबों में अलग अलग लिखा है, इसलिए आप इसमें ये मत पढ़िएगा कि हमने गलत पढ़ा है। ये आपको एनसीईआरटी से दे रहे हैं हम फैक्ट। ठीक, एनसीईआरटी से ये चीजें मिल रही हैं आपको। चलिए, ये आपको धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के ये 10 वर्ण है इसमें, जो कि धौलावीरा के उत्तरी गेट से ये प्राप्त हुए हैं। आपके सामने आ रहा है ये पुजारी की मूर्ति। आप देख रहे हैं कि इनकी आंखें थोड़ा सा बंद हैं, थोड़ा खुली हैं। यहाँ पे माथे पे एक पट्टिका है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साल उड़े हैं, साल में फूल बना है तिपतिया आकार का। और यहाँ पे दाढ़ियाँ देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से दाढ़ी सेट किया गया है और दाढ़ी को देखने से लगता है, और इस तरीके की जो सुंदरता और ये जो फैशन के आकार में ये सभी चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक बाजूबंद भी दिख रहा होगा। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि उस समय लोग फैशन पे भी ज्यादा ध्यान दिया करते थे। देखिए ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये मूर्ति, और ये स्टेरॉइड से बनी हुई है। ये अर्ध प्रतिमा है। अर्ध प्रतिमा का अर्थ है आधा बचा हुआ है, आधा नहीं है। शरीर के ऊपर हिस्सा में तिपतिया आकार के साल पहने हुए हैं और इनकी आंखें लंबी हैं, देख रहे हैं आप, आंखें लंबी हैं और आधी बंद हैं। कुल मिला के लग रहा है जैसे कि ध्यान मुद्रा में है। मूर्ति के दाहिने हाथ पे बाजूबंद है और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टियां हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। बाकी ये तिपतिया और ये दाढ़ी वाली ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लोकेशन पूछा जाएगा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बता सकते मोहनजोदड़ो से। आगे आपके सामने दिख रहा है नर्तकी। देखिए मोहनजोदड़ो वहां पे सबसे प्रमुख नगर था, तो ज्यादातर जो प्रमुख चीजें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होंगी। नर्तकी की मूर्ति बता दें आपको कि विश्व में सबसे प्राचीन कांसे की मूर्ति है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई 4 इंच है और देखिए ये जो मूर्ति है पूरी तरीके से नग्न है, सिर्फ इसने आभूषण पहने हुआ है। आभूषणों में इसने बाएं हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है और दाएं हाथ में कंगन और ताबीज पहना हुआ है। देखिए दाएं हाथ में इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पे बाएं हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है इसने और दाएं हाथ में इसने
ताबीज और कंगन, यहाँ पे ताबीज है और यहाँ पे कंगन इसने पहना हुआ है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और इसने अपने दाएं हाथ को कूल्हे पे रखा हुआ है। कुल मिला के ये त्रिभंग मुद्रा में है, नृत्य करती हुई दिख रही है। त्रिभंग का अर्थ होता है कि 3 जगह से शरीर को तोड़ा गया है, तो उसे त्रिभंग आकृति कहते हैं, त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। चलिए मित्रों, इसको भी पूछा जाता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं, आपके सामने दिख रहा है बृहत स्नानागार। स्नानागार स्थापत्य कला का भाग है, इसलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इससे थोड़ा बहुत परिचित हो जाइए। और ये आपको दिख रहा है महान स्नानागार, विस्तार से है। यहाँ पे देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई उतरने के लिए, सीढ़ियाँ बनी हुई उतरने और चढ़ने के लिए। और यहाँ पे जैसे वर्तमान में स्विमिंग पूल बनता है उसी आकार में बना हुआ है। और ये देख रहे हैं आपकी पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना विस्तृत स्नानागार है। और ऐसा माना जाता है कि इनका इस स्नानागार का उपयोग जब कोई विशेष अनुष्ठान होता था, जैसे कि आप वर्तमान समय में मान लीजिए कि कोई तिथि त्योहार हो जाता है, तो उस हिसाब से इसका उपयोग किया जाता था स्नान करने के लिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उस फिल्म में जब आप देखते हैं कि वो अभिनेत्री होती है, वो स्विमिंग पूल में नहाती है, तो वो यही स्नानागार होता है, वही स्नानागार में वो अभिनेत्री नहाती है। एक अनुष्ठान होता है, आप देखते हैं अनुष्ठान होता है तो वहाँ पूजा पाठ होती है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं ये चीज़ों को। अच्छा, आपको विस्तार से समझना हो तो वो मूवी अगर आप लोग एक बार देख लेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगे। चलिए, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से पके हुए बर्तन होते हैं। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी का उपयोग इनमें किया जाता है। और इनको बनाने की जो विधि है उसे कहते हैं पिचिंग विधि। ये मुख्य रूप से गुजरात और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं ये मातृदेवी की मूर्ति और सींग वाले देवता का मुखौटा। मातृदेवी की मूर्ति और सींग वाले देवता का मुखौटा। अभी हम आपको सींग वाले देवता का मुखौटा भी दिखाएंगे, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और खिलौना भी यहाँ पे इससे बनता था, टेराकोटा से। ठीक, चलिए आपके सामने अब कई चित्र आ रहे हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाने वाली मूर्तियों में या मुहरों में, हमने आपको बताया मुहरों के बारे में। तो मुहरों में सर्वाधिक एक सींग वाले मतलब हिरन की बात की गई है। एक सींग वाले हिरन में सबसे ज्यादा वहां पे चित्र पाए जाते हैं। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो जो अभिनेता है ऋतिक रोशन, उसके पास एक टिक्का रहता है, या आप कह सकते हैं कि मुहर रहता है, वो एक सींग वाले हिरन की ही रहती है। इसमें कुछ आकृतियां बनी हुई है, आप देख लीजिए। तो आकृतियों का अर्थ है कि वो लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है और चित्रित है, तो इसे चित्राक्षर कह सकते हैं। चित्र भी है और अक्षर भी है, तो ये चित्राक्षर लिपि में है। चाहे जितने भी मुहर आप देख लीजिए, इस वाले में, इसमें गेंडा बना हुआ है, बैल बना हुआ है, और इसमें भी बैल बना हुआ है, इसमें हाथी बना हुआ है। तो जितने भी आपको मुहरें दिखेंगी, सब में आपको चित्र भी बना हुआ है और अक्षर भी लिखे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मुहरें चित्राक्षर में है। अब मुहरों का निर्माण किससे हुआ है? मुहरों का निर्माण ज्यादातर आप देखेंगे कांसे से हुआ है, मतलब धातु से हुआ है, टेराकोटा से भी हुआ है, और हाथी दांत से भी हुआ है। तो इनका उपयोग कई चीजों से हुआ है, कई चीजों का उपयोग करके इनको बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें क्या लिखा गया है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक इनको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो लिपियां होती थी उस समय, वो द्विदिशात्मक होती थी। द्विदिशात्मक का अर्थ होता है एक बार दाएं से बाएं लिखेंगे, फिर जब वापस आएंगे, जैसे हम लोग फिर से दाएं से बाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं, तो बाएं से दाएं हर बार लिखते चले जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता था, दाएं से बाएं लिखेंगे, फिर से रिटर्न बाएं से दाएं, फिर रिटर्न दाएं से बाएं, इस तरीके से सांप सीढ़ी आकार में लिखते थे। इस तरीके से यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो लिपि जो है वो द्विदिशात्मक लेखन शैली में होता था। एग्जाम में कई प्रश्नों में पूछा गया है, इनमें से कौन सी
कौन सा पशु मुहरों में नहीं अंकित किया गया है? गाय को मुहरों में अंकित नहीं किया गया है। जबकि कुबड़दार बैल ये है आपका, और बाघ, हाथी, भैंसा, बायसन, बकरी, मारकोर, साकिन, मगरमच्छ इत्यादि पशुओं को अंकित किया गया है। इनका मुख्य रूप से उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था, लेकिन कभी कभी ताबीज के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता था। आगे इसमें देखेंगे, संभवतः इसका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था। कई जगहों पे आप देखेंगे तो स्वास्तिक चिन्ह के साथ भी मुहर प्राप्त की गई हैं। मुख्य मुहरों में आपको पशुपतिनाथ की मुहर दिखेगी और यूनिकॉर्न वाली मुहर दिखेगी। पशुपतिनाथ की मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुहरों के निर्माण में मुलायम पत्थरों और स्टेराइड का उपयोग किया गया है। आपको हम पशुपति की मूर्ति दिखा रहे हैं। ये है पशुपति के आकार की मूर्ति। देखिए, जैसे कि हमको त्रिपतिया आकार वाले मतलब दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उसी तरीके से पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ पशु हैं। हाथी है, इधर गैंडा है, इधर हिरन है, इधर भैंसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पशु भी है, और यहाँ पे ये जो पुरुष बैठा हुआ है उसके सर पे एक सींग वाला, मतलब इसमें 3 सींग वाले एक मुकुट इसने पहना हुआ है, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इन्होंने देखिए आलती पलथी मार के बैठे हुए हैं। ये इनको पुरुष मानव आकृति या देवता अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्या है, तो मानव आकृति या देवता पालथी मारकर बैठे हुए हैं। आकृति ने 3 सींग वाला मुकुट पहना हुआ है, आपको दिख रहा है एक सींग, रुक जाइए, तो ये आपको एक सींग दिख रहा है, दूसरा सींग और तीसरा सींग। आप वहां पे देखेंगे जब मोहनजोदड़ो मूवी में, उसमें भी जो प्रधान महतम रहता था, उसने भी सींग वाले मुकुट पहने हुए हैं। चलिए आगे इसमें लिखा है, चारों ओर पशुओं का घेरा है। बाईं ओर क्या क्या है? हाथी और बाघ है। दाईं ओर गैंडा और भैंसा है। तो आप 4 पशुओं को देख लीजिए, हाथी और बाघ और गैंडा और भैंसा। ये बाघ है, ये हाथी है, गैंडा और आपका भैंसा। तो 4 पशु आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति आपको सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः सब जगहों पे दिखाई देंगे। तो ऐसा लगता है कि इनकी पूजा पाठ की जाती थी, और पूजा पाठ मुख्य रूप से उर्वरक देवी के रूप में इनका उपयोग पूजा पाठ करने के लिए किया जाता था। ये बिल्कुल साधारण तरीके से बने हुए हैं, अनगढ़ तरीके से, एकदम लापरवाही के से बने हुए हैं। इनमें कोई सुंदरता नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने अपने गले में कुछ आभूषण पहने हुए हैं, जिन्हें आप कंठाहार कह सकते हैं। जो कंठ में पहना जाए उसे कंठाहार कहेंगे। यहाँ पे इन्होंने करधनी भी पहना हुआ है, और इनका जो मुकुट है वो पंख के आकार का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठाहार आपको दिख रहे हैं, और कंठाहार से सुसज्जित एक खड़ी महिला की मूर्ति है। ये धोती कटिवक्ष और करधनी पहने हुए है। ठीक, करधनी कमर